ओके, गुड आफ्टरनून। हम जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का सॉल्युबिलिटी वाला चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे और उसके जो दो लास्ट के टॉपिक हैं आपका, है ना, एक पार्शियली मिसिबल लिक्विड और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उसको हम कवर करेंगे आज। और जैसा आपको बताऊंगा मैं वैसे ही आपको एग्जाम में उस तरीके से उसको एलेबोरेट करके लिख देना। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, पार्शियली हेडिंग डाल लें आप लोग, मिसिबल लिक्विड। ठीक, क्या टॉपिक है आपका आज का? पार्शियली मिसिबल लिक्विड। अब जब हम लिक्विड की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड की बात करते हैं, है ना, सॉल्युबिलिटी में हमने देखा कि तीन तरीके के लिक्विड हो सकते हैं। आपका एक सॉल्युबिलिटी ऑफ मिसिबल लिक्विड, तो मिसिबल लिक्विड है तो आपस में क्या है, मिक्स्ड। और दूसरा क्या है आपका, पार्शियल मिसिबल। और तीसरा क्या है, इमिसिबल लिक्विड। तो लिक्विड की कैटेगरी कितनी हो गई? तीन कैटेगरी हो गई। तो ये जो आपका पार्शियली मिसिबल लिक्विड है, ये क्वेश्चन कैसे आएगा? डायरेक्ट आपको आ जाएगा, एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड। कैसे आ जाएगा? एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड। या तो ये दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है एग्जाम में, एक्सप्लेन अबाउट कॉन्जुगेट लिक्विड। एक्सप्लेन अबाउट कॉन्जुगेट लिक्विड। और इसी से सबसे इंपॉर्टेंट कोरिलेटेड टर्म जो आपके जीपैट और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और चाहे हम बात करें बायोवा की, तो वो सब जगह पूछा जाएगा। दैट इज CST, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक, इसके और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम ड्यूरिंग द क्लास डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमको क्या क्या चीजें डिस्क्राइब करनी है एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड, या तो कॉन्जुगेट लिक्विड, या तो आपसे पूछा जाएगा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? पार्शियली मिसिबल लिक्विड। तो सबसे पहला हमारा काम है हमको ये डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन देना है कि व्हाट इज पार्शियली मिसिबल लिक्विड। क्या डिफाइन करना है? तो आप इसमें एक डायग्राम बना देंगे। ठीक, ये लिक्विड A है और लिक्विड B है, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि सेंटर में ये दो लिक्विड आपस में मिक्स है इन अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो डिफाइन कैसे करेंगे? सिस्टम, पार्शियली मिसिबल लिक्विड इज द लिक्विड सिस्टम और सिस्टम इन विच both two liquid are miscible। दो लिक्विड मिसिबल हैं बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। मिसिबल है लेकिन कैसे मिक्स्ड है? लिमिटेड एक्सटेंट में मिक्स्ड है। इस तरीके के सिस्टम को हम बोलते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड, ठीक है ना। लिक्विड सिस्टम दैट इज मिसिबल बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो ध्यान आपको रखना है, जिसको हम बोलते हैं पार्शियली, मतलब थोड़े बहुत अमाउंट में आपस में मिक्स्ड है। ऐसे लिक्विड सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पार्शियली मिसिबल लिक्विड। अच्छा ठीक है, तो इसको हमको फार्मेसी में या फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है ना, जैसे आपसे वाइवा में, एग्जाम में, इंडस्ट्री में पूछ लिया जाएगा कि ठीक है हमें तो लिक्विड हम पढ़ रहे हैं लेकिन व्हाई वी आर स्टडीइंग पार्शियली मिसिबल लिक्विड, हम पार्शियली मिसिबल लिक्विड को पढ़ क्यों रहे हैं? रीजन क्या है इसके पीछे? कई सारे आप जब डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म बनाते हैं तो उसमें कुछ सिस्टम ऐसे आते हैं जिसमें आपको कुछ ऐसे लिक्विड का हम यूटिलाइज करते हैं जो दूसरे लिक्विड के साथ में पार्शियली मिक्स्ड होते हैं। लेकिन यदि दो लिक्विड अलग अलग मिक्स हैं तो क्या वो एक बेहतर डोजेस फॉर्म कहलाएगा क्या? नहीं। हम चाहते हैं कि पार्शियली मिसिबल लिक्विड की इस क्वालिटी के बारे में, उसके इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमको आइडिया हो, इसके बारे में हमको आइडिया हो, जिससे हम उसका फ्यूचर में क्या करें, एक प्रॉपर डोजेस फॉर्म बना सकें। जनरली आपके जो लाइजॉल वगैरह होते हैं ना, फिनॉल जिसमें मिक्स्ड होता है, वो इस तरीके के सिस्टम होते हैं। यदि हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे तो वो सिस्टम आपका क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा और दो फेज सिस्टम बना लेगा। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको इस तरीके से डायरेक्ट इक्वेशन ये भी पूछ लिया जाता है कि फिनॉल एंड वाटर की सॉल्युबिलिटी के ऊपर आप नोट्स लिखिए। राइट द नोट्स ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल एंड वाटर। फिनॉल और वाटर की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करें। फिनॉल और वाटर कैसे लिक्विड है? पार्शियली मिसिबल लिक्विड। और फिनॉल का यूज करके ज्यादातर हम क्या, डिसइंफेक्टेंट हो गया, ये चीजें बनाते हैं, लाइजॉल वगैरह। तो उसमें यदि वो फिनॉल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी।
तो उसका एप्लीकेशन क्या है, इस तरीके से जब हम डोजेस को प्रिपेयर करते हैं उस तरीके से, और भी कई चीजों में एप्लीकेशन को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर क्या बताना है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड कैसे लिक्विड है, लिक्विड दैट इज मिसिबल बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, कैसे मिक्स्ड है, लिमिटेड एक्सटेंट में, दैट इज कॉल्ड पार्शियली मिसिबल लिक्विड। ठीक, अब नेक्स्ट आपको डिफाइन करना है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्जुगेट लिक्विड, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट लिक्विड। तो एग्जाम में सबसे पहले आपको इस तरीके से बताना है, ठीक है ना, एग्जाम में इस तरीके से डायग्राम बताना है, एंड देयर इज अ टू फेज, आप डायग्राम में इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि अभी इसमें कितने फेज हैं, टू फेज है, ये पार्शियली कॉन्जुगेट है लेकिन कंप्लीटली मिक्स नहीं है, तो ये जो एरिया है वो क्या है, कॉन्जुगेट लिक्विड, और ये अभी ए और बी दो अलग अलग लिक्विड है, मान के चलो फिनॉल और वाटर ही, फिनॉल क्या है अलग है और वाटर क्या है अलग है, क्यों, क्योंकि ये कुछ क्वांटिटी में बस मिक्स्ड है, बाकी क्या है इमिसिबल, बाकी क्या है इमिसिबल। तो ये अभी कौन सा फेज है आपका, टू फेज सिस्टम, मतलब इसकी दो फेज है, एक फेज अलग है लिक्विड का, एक फेज अलग है, ये मिक्स है लेकिन टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, एक लिमिटेड एक्सटेंट में मिक्स है। इसके बाद में आपको डिफाइन करना है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, क्या डिफाइन करेंगे, टेम्परेचर। अब ये जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड होते हैं, ये इनका एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर में कई बार ये मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ टेम्परेचर यदि हम कम या ज्यादा या कम करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या होते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं। ये टू फेज सिस्टम से क्या बना लेते हैं, वन फेज सिस्टम, कैसा सिस्टम बना लेते हैं, वन फेज सिस्टम। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में पार्शियली मिसिबल लिक्विड कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच पार्शियली मिसिबल लिक्विड क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं कंप्लीटली, ठीक है ना, आर मिक्स्ड कंप्लीटली आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। कोई आपसे बोलेगा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को, बताएं, बताओ ना, कोई भी, भूमि बताओ। प्रोसेस नॉट, आपका जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, इट इज द टेम्परेचर, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इट इज द टेम्परेचर एट विच पार्शियली मिसिबल लिक्विड बिकम्स कंप्लीटली मिसिबल, ठीक है ना, मतलब ये आपका वो टेम्परेचर रहा होगा जिस टेम्परेचर पे ये मिक्स्ड नहीं थे, लेकिन आपका ये टेम्परेचर क्या है, जिस टेम्परेचर पर ये मिक्स्ड हो जाए। तो क्या होता है कि कुछ लिक्विड सिस्टम ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, कुछ लिक्विड सिस्टम ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर कम करने पर मिक्स्ड होते हैं, और कुछ लिक्विड सिस्टम ऐसे होते हैं जो एक पॉइंट बढ़ाने पर मिक्स्ड हो जाते हैं और ज्यादा कम करने पर फिर मिक्स्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप पार्शियली मिसिबल लिक्विड को फिर कैटेगराइज कर सकते हैं। देयर इज ऑन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पार्शियली मिसिबल लिक्विड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है ना, CST के बेस पर आप जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड बैठ जाए, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, ठीक, और इनके एग्जांपल याद रखना, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आपका अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, फर्स्ट क्या है आपका, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब ये अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर किसके लिए, फिनॉल और वाटर के कंपोनेंट, किसके लिए, फिनॉल एंड वाटर के कंपोनेंट के लिए। जनरली हम इसको ग्राफिकली भी बता सकते हैं, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हमने क्यों बोला है, जनरली रूम टेम्परेचर पर आपका फिनॉल और वाटर क्या है, पार्शियली मिक्स, लेकिन हम टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, रूम टेम्परेचर से जब ज्यादा बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है टेम्परेचर का जिसमें फिनॉल एंड वाटर मिक्स्ड हो जाते हैं, तो हमने टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। में एग्जांपल क्या हो जाएगा, फिनॉल एंड वाटर। यदि हम बात करें रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर दो लिक्विड है, एक लिक्विड ये और एक लिक्विड ये अभी पार्शियली मिसिबल। जब हम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर, और जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये क्या होते हैं, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं,
तो फिनॉल एंड वाटर का CST क्या है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या है, 66.8 डिग्री सेल्सियस। फिनॉल एंड वाटर 66.8 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं। और जनरली रूम टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर जनरली कितना होता है, रूम टेम्परेचर 37, ये बॉडी टेम्परेचर होता है 36, 37। 25, 26, 27 समथिंग होता है, एवरेज हम बात करें तो 25, 26, ठीक है ना। हमने क्या किया, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाया तो एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर फिनॉल एंड वाटर क्या हुआ, मिक्स्ड हो गया। तो फिनॉल एंड वाटर में आपको पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और आपका अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, इतने सारे पॉइंट्स को डिफाइन करना है। यदि फिनॉल एंड वाटर बस आया, यदि आपको पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड, कॉन्जुगेट लिक्विड या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आए तो पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। और साथ में कॉमन इनका रहेगा, यूटिलाइज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, वो तो कॉमन रहेगा सब में। सेकंड हो जाएगा लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, कॉन्सोल्यूट सॉल्यूशन टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसमें यदि हम टेम्परेचर कम करते हैं तब वो दो लिक्विड, पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। इसमें एक एग्जांपल है, आप लिखें ट्राई मेथिल एमाइन एंड वाटर, ट्राई मेथिल एमाइन एंड वाटर, ठीक है ना, ट्राई मेथाइल एमाइन और वाटर। ये एक ऐसा सिस्टम है कि रूम टेम्परेचर में क्या होता है, ये मिक्स नहीं होता है। मान के चलो ये रूम टेम्परेचर है, इस पॉइंट पर ये क्या है, दो लिक्विड अलग अलग, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर क्या करते हैं, कम करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये क्या होते हैं, दोनों लिक्विड मिक्स्ड हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, कि जब टेम्परेचर कम किया तब वो दो लिक्विड क्या हुए, आपस में मिक्स हुए। 80.5 डिग्री सेल्सियस पर ट्राई मिथाइल एमाइन और वाटर का जो कॉन्जुगेट सिस्टम है वो कंप्लीटली मिक्स्ड सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, बनेगा, ठीक। थर्ड लिखना, थर्ड एग्जांपल में क्या हो जाएगा, अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसमें एग्जांपल लिख लेना, निकोटिन एंड वाटर सिस्टम। जो जीपेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उसको ध्यान रखना, ठीक है ना, निकोटिन एंड वाटर सिस्टम। अब निकोटिन मान के चलो इसका जो 60.8 डिग्री सेल्सियस ये लोअर टेम्परेचर है जिस पर ये मिक्स हो जाता है, 60.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है टेम्परेचर का 208, ठीक है ना, 208 डिग्री सेल्सियस, लिख लें इसको, 208 डिग्री सेल्सियस। मतलब आप देखें, एक 208 की तुलना में 60 है, 60.8, और एक क्या है आपका 208। मतलब इन दो टेम्परेचर में आपका निकोटिन एंड वाटर क्या होता है, कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है। मतलब जैसे हर एक चीज की कई सारे जो कंपोनेंट होते हैं उनकी वैल्यू होती है, तो पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड में क्या चीज चलता है, उसमें चलता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, एक वैल्यू चलती है, ठीक है ना। जैसे हमने सॉल्युबिलिटी की बात करी थी, सॉल्युबिलिटी में जब हम बात करते हैं वेरी सॉल्युबल मतलब क्या, लेस देन 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर द 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट। ऐसे कई सारी वैल्यूज होती है, जैसे HLB वैल्यू, ठीक है। तो पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड के लिए कौन सी वैल्यू काम करती है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड के लिए कौन सी वैल्यू हम देखते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या वैल्यू होती है, वो टेम्परेचर की वैल्यू जिस टेम्परेचर पर आपके दो पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड क्या हो जाए, मिक्स्ड हो जाए। अब उस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, 3 कैटेगरी ऑफ लिक्विड को डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल में एग्जांपल क्या है, थोड़ा लाउड बोले ना, एग्जांपल क्या है, फिनॉल एंड वाटर। लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में, और हम बात करें अपर एंड लोअर में। अब
में लिख लोगे आसानी से? हाँ कैसे बोलना चाहिए? तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड और कॉन्जुगेट लिक्विड क्या है, समझ में आया? यस और नो? ठीक। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है, सब लोग बताओ। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है? अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में एग्जांपल क्या है आपका? निकोटिन एंड वाटर। उसके बाद में इसके एप्लीकेशंस लिख लें आपके क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के एप्लीकेशंस क्या है। सबसे पहला एप्लीकेशन लिखना उसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। कई बार आपके कई लिक्विड होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में क्या करते हैं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में क्या होना चाहिए, वो मिक्स्ड हो जाना चाहिए। जैसे मान के चलो आपकी इंडस्ट्री है या लैब है, कोई सैंपल आया तो उसमें चेक करना है आपको ये पार्शियली मिसिबल लिक्विड जो होते हैं, क्यों आपका जो सैंपल है वो प्योर है या इम्प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है। यदि इम्प्योरिटी होगी, उसकी प्योरिटी गड़बड़ होगी, तो क्या होगा, उसका जो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू होगी कि अलग हो जाएगी? वैल्यू डिफरेंशिएट हो जाएगी ना। तो CST में यदि डिफरेंशिएट आता है तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका कंपाउंड क्या है, इम्प्योर है। तो आइडेंटिफिकेशन में दूसरा एक्सट्रैक्शन मेथड। कई सारे कंपाउंड को हम इस मेथड से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में ले जाकर, जैसे एक कंपोनेंट में कोई क्या है, कोई चीज मिक्स्ड है, हमको वो सॉल्यूट दूसरे कंपोनेंट में भी चाहिए, तो हम उस टेम्परेचर पे ले जाकर उन दोनों को क्या करेंगे, मिसिबल बनाएंगे, जिससे जो एक कंपोनेंट में आपका सॉल्यूट है वो क्या होगा, दूसरे कंपोनेंट में आ जाएगा सॉल्युबिलिटी डिफरेंस के बेस पर। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड्स में भी हम यूज कर सकते हैं। तीसरा, एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। टू प्रिपेयर प्रॉपर कॉम्पोजिशन, फॉर एग्जाम्पल इन लाइजॉल प्रिपरेशन, ये तो सुना भी होगा ना अपने घरों में हम यूज करते हैं लाइजॉल वगैरह। कहाँ यूज करते हैं, क्लीनिंग वगैरह के लिए करते हैं ना, तो उसमें फिनॉल होता है। तो फिनॉल का प्रॉपर कॉम्पोजिशन कैसे प्रिपेयर करें कि वो पार्शियली मिक्स्ड ना हो जाए, वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, कंप्लीटली मिक्स्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से उसका कॉम्पोजिशन कितना, तो ये सारे क्या है इसके एप्लीकेशंस। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट? एक और एग्जांपल लिख देना, प्यूरिफिकेशन। एक और एग्जांपल लिख देना, प्यूरिफिकेशन। ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक। अभी लास्ट टॉपिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या है लास्ट टॉपिक? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अभी मान के चलो एग्जाम में आ गया, राइट नोट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या क्या लिखेंगे उसमें? सीधे लिखा है एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, और उसके लिमिटेशंस बताना और एप्लीकेशंस बताना। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है ये बताना है, उसके एप्लीकेशंस क्या है और लिमिटेशंस क्या है। तो हमें तो डायरेक्ट बोल दिया गया है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है इसको समझाएं, और इसके लिमिटेशन क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है। ये तीन हेडिंग्स तो हमको दे दी गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है क्या, एग्जाम में हमको एक्सप्लेन करना ना। तो सबसे पहले जो हमसे पूछा गया वही एक्सप्लेन करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। ठीक, अब क्या एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के नाम से आ सकता है क्या? अब ये कई बार ऐसे भी आ जाता है कि डिफाइंड पार्टीशन लॉ, ठीक है ना, या तो साइंटिस्ट के नाम पे भी आ जाता है नल्स लॉ। ठीक, नल्स लॉ को डिफाइन करें। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पार्टीशन लॉ या तो नल्स लॉ क्या है, ये एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा। या एग्जाम में इस तरीके से भी आ जाता है, जैसे हमने राउट लॉ पढ़ा था, हेनरी लॉ पढ़ा था। हेनरी लॉ क्या बताता है, गैस की सॉल्युबिलिटी को बताता है। तो नल्स ने क्या किया, ये जनरली अभी हमने इसके पहले पढ़े थे, सबसे पहले मिसिबल लिक्विड, फिर हमने पढ़ा पार्शियली मिसिबल लिक्विड। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, जो पार्टीशन लॉ है और जो आपका नल्स लॉ है,
ठीक है ना, ये तीनों एक ही नाम है, लेकिन आपको ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये आपका इमिसिबल लिक्विड से रिलेटेड है, ये चीज ध्यान रखना। किससे रिलेटेड है? इमिसिबल लिक्विड। अब इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? दो ऐसे लिक्विड जो किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स ना हो। जैसे एग्जांपल की बात करें तो हम बेंजीन एंड वाटर, एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? बेंजीन एंड वाटर। बेंजीन और वाटर क्या होता है आपस में? इमिसिबल होता है। इसको समझ लें, फिर एग्जाम में इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अब जनरली क्या होता है, जैसे मान के चलो हम कोई सॉल्यूट है X, कोई सॉल्यूट है X, इसको हमने क्या किया, दो इमिसिबल लिक्विड, एक और ये दो इमिसिबल लिक्विड है, इसमें हमने ऐड किया, इस सॉल्यूट को हमने क्या किया, सॉल्यूट मतलब कोई भी सब्सटेंस, मान के चलो बेंजीन और वाटर है, तो हमने क्या ले लिया, बेंजोइक एसिड ले लिया, बेंजोइक एसिड ले लिया। तो ये जो सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट है, ये दो इमिसिबल लिक्विड में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को, इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया नल्स ने, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या तो पार्टीशन लॉ, ठीक है ना। नल्स ने क्या किया, नल्स डिस्क्राइब द क्या बताया उन्होंने कि जब किसी सॉल्यूट को, व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू टू इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल लिक्विड में किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर को नल्स ने एक्सप्लेन किया। उस लॉ को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, तो डेफिनेशन लिख लें इसकी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड, distribution of liquid, distribution of solute between two immiscible liquid, distribution of solute between two immiscible liquid explained by Nernst, that is called distribution law or partition law। आया समझ में? अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या दी, एक इक्वेशन भी दी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने क्या दी, इक्वेशन। तो लिख रहे हैं नल्स इक्वेशन। जब हम बात करते हैं नल्स इक्वेशन की, तो नल्स ने क्या बताया, C1/C2 इज इक्वल KD। ठीक, अब ये है क्या, इसको हमको एक्सप्लेन करना है, C1 एंड C2 क्या है और ये KD क्या चीज। तो C1 लिखना है आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज 1, जो आपका फेज 1 है लिक्विड का, उसमें सॉल्यूट का कितना कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, ठीक है ना। और C2 क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज 2, जो फेज 2 है उसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू KD। KD क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या पार्टीशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इसको। KD क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट या तो पार्टीशन कोएफिशिएंट। इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे समझ में क्या आया, नल्स ने क्या एक्सप्लेन किया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, कि मान के चलो हमने 20 ग्राम कोई सॉल्यूट को ऐड किया, बेंजोइक एसिड, किसमें, बेंजीन और वाटर में ऐड किया, तो वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो उसकी पर्टिकुलर फेज में सॉल्युबिलिटी जितनी है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू तक ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू तक ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद नहीं होगा। पर्टिकुलर ml में, जैसे 10 ml है, तो 10 ml में कितनी क्वांटिटी उसकी जाएगी, कितना जाएगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू तक ही जाएगा। अब मान के चलो हम कहीं पर किसी सॉल्वेंट, दो सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट में ऑलरेडी कोई चीज हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, कोई मेटल एक्सट्रैक्ट हम निकाल रहे हैं, हमने एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया।
अब हमने दूसरे सॉल्वेंट में भी क्या किया, दूसरा सॉल्वेंट उसमें ऐड कर दिया। अब क्या होगा, जो सॉल्यूट पहले वाले सॉल्वेंट में मिक्स्ड है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो सेकंड सॉल्वेंट में क्या होगा, आ जाएगा। तो अब वो कितनी क्वांटिटी तक आ गया है, उसका सैचुरेशन पॉइंट क्या है, कैसे पता चलेगा हमको, लंस लॉ से। वो प्रोसेस हमको कब स्टॉप करनी है, नहीं तो हम वेट ही करते रहेंगे और भी और आएगा सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन नहीं। तो इससे हमें क्या एक एंड पॉइंट पता चल जाता है कि कितनी पॉइंट तक आपका जो सॉल्यूट है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड होता है। आ गया समझ में? तो ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिमिटेशंस क्या है, ये लिख लें आपको। ये डायग्राम आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना, और ये इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करना है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक। और ये बता देना C1 क्या है, C2 क्या है और KD क्या है। इसके बाद में लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन लिखना आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की लिमिटेशन है। फर्स्ट है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहला लिमिटेशन लिखना डाइल्यूट सॉल्यूशन। पहला लिमिटेशन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लिमिटेशन का मतलब क्या, लिमिटेशन इसकी है पहला डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट कैन बी परफॉर्म्ड ओनली इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन उसमें ही इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में हम ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिहेवियर नहीं स्टडी कर सकते। पहला लिमिटेशन आया समझ में, कोई डाउट? पहला क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन बस पॉइंट लिखा है, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी क्या है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सॉल्यूट का, कि वो डिस्ट्रीब्यूट होगा दो इमिसिबल लिक्विड में, वो केवल किस में परफॉर्म किया जा सकता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड लिखना कांस्टेंट टेम्परेचर। सेकंड क्या है आपका, कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब इस ओवरऑल एक्सपेरिमेंट को जब तक हम परफॉर्म करेंगे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये भी एक लिमिटेशन, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। सेकंड, there should not be any change in the molecular state, ठीक है ना, नो। हाँ, ये तो कॉमन है ना, इसमें क्या है, फर्स्ट है डाइल्यूट नहीं होना, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही हम परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। सेकंड, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ये इसकी लिमिटेशन। तीसरा, नो चेंज इन द मॉलिक्यूलर स्टेट। मॉलिक्यूलर स्टेट मतलब मान के चलो बेंजोइक एसिड है तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलेगा ना यदि ये दूसरे केमिकल में चेंज हो गया तो कितना कॉन्सेंट्रेशन गया। आ रहा समझ में? मान के चलो बेंजोइक एसिड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इसने दूसरे लिक्विड में जाके अपनी मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज कर ली, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो इस पर्टिकुलर फेज 1 में आपका कंपाउंड है वो फिर बराबर बढ़ने लगेगा अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। वो क्या होगा, बराबर बढ़ने लगेगा अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग। आ रहा समझ में? तीसरा लिखें अंदर इक्विलिब्रियम, ऐसा लिखना, टेक लॉन्ग टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। टेक लॉन्ग टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम होने के लिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, सॉल्यूट फेज 1 में भी आ जाए, सॉल्यूट फेज 2 में भी आ जाए, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, ये भी एक लिमिटेशन। आया समझ में? इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए इसको टाइम लगता है। आ रहा समझ में? लास्ट लिखना, फिफ्थ वन, नॉन मिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड। मतलब दो लिक्विड हो और दोनों लिक्विड क्या होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए, ये भी एक लिमिटेशन है। हम 1 फेज में बस नहीं कर सकते, 2 फेज सिस्टम इसका प्रिपेयर होना ही चाहिए। फिर इसके एप्लीकेशंस लिखना, फर्स्ट लिखना
सॉल्युबिलिटी स्टडी, ठीक है ना, या कंपैरेटिव सॉल्युबिलिटी स्टडी, कंपैरेटिव सॉल्युबिलिटी स्टडी। सेकंड लिखना सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए भी हम इसको यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा, कंपैरेटिव सॉल्युबिलिटी स्टडी करने के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूट। दूसरा सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फोर्थ स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। अब स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन में हम कैसे स्टडी करेंगे इसकी, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन में कैसे स्टडी करेंगे। जैसे मान के चलो हमारा सॉल्यूट था ये x, मतलब इसकी क्वांटिटी थी 20 ग्राम, ठीक है ना, हमारी ये सॉल्यूट था, इसकी क्वांटिटी कितनी थी 20 ग्राम। अब ये 20 ग्राम को हमने क्या किया, इसको हम किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं। इस 20 ग्राम का क्या कर रहे थे हम, दूसरे कंपाउंड के साथ में क्या करना चाह रहे थे, कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे थे। तो हमने इसको मिक्स किया, इसने कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस 20 ग्राम में से कितने ग्राम ने कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स जो है वो अलग बिहेवियर देगा सॉल्युबिलिटी का, लेकिन ये जो सॉल्यूट है इसका बिहेवियर अलग रहेगा सॉल्युबिलिटी का। तो कितना बचा है उतना ही बस डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, जितना अमाउंट कॉम्प्लेक्सेशन के बाद बचा है उतना ही वो क्या होगा, पार्टीशन होगा दो लिक्विड में। तो हम किसी एक लिक्विड में उसका कॉन्सेंट्रेशन पता लगा लेंगे कितना बचा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा क्या कि कॉम्प्लेक्सेशन कितना हुआ है। आ रहा समझ में, कोई डाउट तो नहीं। एक और लिखना, टू स्टडी एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड, टू स्टडी एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड। एसोसिएशन का मतलब क्या, कोई कंपाउंड है वो एसोसिएट होकर उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो हमने ऐसे दो लिक्विड ले लिए जिसमें वो कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल, तो वो एसोसिएशन कितना हुआ उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वैसे ही डिसोसिएशन के लिए वाइस वर्सा हो जाएगा। तो समझ में आया, पार्शियली मिसिबल लिक्विड, पार्शियली मिसिबल लिक्विड में क्या है, पार्शियल मिसिबल लिक्विड मिसिबल है बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस टेम्परेचर में पार्शियली मिसिबल लिक्विड कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। और पार्शियली मिसिबल लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट लिक्विड भी बोलते हैं। फिर इसमें हम क्या डिस्क्राइब कर देंगे, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में एग्जांपल क्या है आपका, फिनॉल एंड वाटर। लोअर कॉन्सोलेट टेम्परेचर में क्या एग्जांपल आपका, डाइमिथाइल एमाइन और वाटर। और फिर आपका अपर एंड लोअर बोथ कॉन्सोलेट टेम्परेचर में एग्जांपल क्या है आपका, ये एग्जांपल याद रखना। अच्छा, आपका फिनॉल एंड वाटर का CST क्या है, ये वैल्यू क्या है 66.8 है ना, जिनको जीपैड वगैरह निकालना है उसको याद रखो। फिर हम बात करते हैं आपका ट्राई मेथिल एमाइन और वाटर, इसका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कितना है 18.8। फिर उसके बाद में निकोटीन एंड वाटर का कितना है 60.8 एंड 200 अपर एंड लोअर बोथ। फिर उसके बाद में इसके एप्लीकेशंस बता देंगे, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना, ये सारी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, पार्टीशन लॉ या नन्स लॉ। इसमें उन्होंने क्या बताया कि दो अलग अलग लिक्विड हैं और दोनों इमिसिबल। जब हम उसमें कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उस बिहेवियर को डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से एक्सप्लेन करते हैं, जिसको हम नन्स इक्वेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। C1/C2, C1 किस चीज को इंडिकेट करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। C1 in phase 1, C2 in phase 2, and that is equal to Kd, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू तक ही होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताता है। आ रहा समझ में। इसके लिमिटेशंस क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कांस्टेंट टेम्परेचर जरूरी है। तीसरा, मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। चौथा, लॉन्ग टाइम
विद द इक्विलिब्रियम को रीच करने में। फिर लिक्विड आपके फिसिबल होना चाहिए। एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है, याद कर लेना और एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।